चलिए, क्या हाल चाल है? ठीक है। तब क्या पढ़ रहे थे? प्रस्तावना। प्रस्तावना पढ़ रहे थे ना? कल प्रस्तावना हम आपको कुछ पढ़ाए थे और आज जो है पुनः प्रस्तावना को ही हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि समाप्त नहीं हुआ है। अब एक बार बता दीजिए, ऑनलाइन वाले सब लोग दिखाई सुनाई दे रहे हैं ना? पढ़ाना शुरू कर ना दे। चलिए, सब ठीक है। चलिए, हटा दो कमेंट। आइए समझते हैं। कल जहां समझाना छोड़े थे वहां से आगे हम आपको समझाना प्रारंभ करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दो प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, सम्मिलित रूप से ही आप जवाब दीजिए। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना होना चाहिए, इसका विचार किस देश से प्रेरित है? अमेरिका। प्रस्तावना में संशोधन किस संविधान संशोधन के तहत हुआ? 42वां संविधान संशोधन 1976। संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार 26 नवंबर 1949 को किया है। इसकी जानकारी कहां से प्राप्त होती? प्रस्तावना से। प्रस्तावना से प्राप्त होती है। प्रस्तावना में कितने प्रकार के समानता को स्थापित करने की बात? न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व। क्लियर है ये बात? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द है, जो 5 शब्द है, उसको क्रमवार तरीका से सजाइएगा। सबसे पहले कौन शब्द? संप्रभुत्व, संपन्न। उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद क्लियर है बात? देखिए, कल के सेशन में हम आपको इस बात को समझाए थे कि जो आपको संप्रभुत्व संपन्न शब्द है, जो हम भारत के लोग शब्द है, जो संप्रभुत्व संपन्न शब्द है, जो समाजवादी शब्द है, इन शब्दों के अर्थों को हमें समझना है। और समझना ही नहीं है, बल्कि समझने के साथ साथ इन शब्दों के अर्थों को हमें याद भी रखना है, क्योंकि आए दिनों परीक्षा में इन शब्दों के अर्थ हमसे पूछे जाते हैं। तो हम भारत के लोग को समझा दिए थे, संप्रभुत्व संपन्न शब्द को समझा दिए थे। आगे समाजवाद शब्द से जो है हम लोगों को समझना है, समाजवाद शब्द से हम लोगों को समझना है। तो आज के सेशन में हम लोगों को अगर देखा जाए तो समाजवादी शब्द को समझना है, पंथ निरपेक्ष शब्द को समझना है, लोकतंत्रात्मक शब्द को समझना है, गणराज्य शब्द को समझना है, फिर न्याय, न्याय को समझना है, स्वतंत्रता को समझना है, समता को समझना है, व्यक्ति की गरिमा को समझना है, व्यक्ति की गरिमा को समझना है, और राष्ट्र की एकता और अखंडता को समझना है, राष्ट्र की एकता और अखंडता को समझना है। इन तमाम शब्दों के अर्थों को हम लोगों को समझना है। तो आइए एक एक करके इन सभी शब्दों के
अर्थों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले समाजवादी शब्द देखिए, जब भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया जा रहा था, तो संविधान सभा के एक सदस्य प्रोफेसर केटी शाह थे। प्रोफेसर केटी शाह, प्रोफेसर केटी शाह ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा कि क्यों ना समाजवाद शब्द को प्रस्तावना में शामिल कर दिया जाए। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को शामिल करने से इनकार कर दिया। उनका मानना था कि जो समाजवादी विचारधारा है, जो समाजवाद है, वह भारतीय संविधान में अंतर्निहित है। वह भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अंतर्निहित है। और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के बीच में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसकी चर्चा अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के बीच में है, इसका लक्ष्य है भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, भारत में समाजवादी राज्य की स्थापना करना। और समाजवाद का अगर आप अर्थ समझेंगे तो समाजवाद का अर्थ होता है समानता स्थापित करना, लोगों के बीच समानता स्थापित करना। और अगर आप अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 को पढ़ेंगे तो उसमें एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 39 39 में यह कहा गया है धन का समान रूप से वितरण किया जाएगा। अनुच्छेद 39 में ही यह कहा गया है कि समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। मतलब ये सब एग्जाम्पल कहीं ना कहीं समानता स्थापित करने की बात करता है। ये सब क्या हुआ जी? बेहोश हो गई? इतना बढ़िया मौसम में भी बेहोश हो जाती है। देखिए उसको, बताइए इसमें गर्मी का कोई दोष है? अपने वो बेचारी कमजोर होगी। देखिए उसको बाहर ले जाइए, वहां पे कुछ मत कीजिए, पानी उन्हें दीजिए, थोड़ा सा ले जाइए बाहर। अरे पकड़ के ले जाइए दो लड़की बाहर। बताइए, अरे पकड़िए ना दो बढ़िया से। बैठिए आप लोग देख करके क्या कीजिएगा? ले जाइए उसको हॉस्पिटल, भर्ती कर दीजिए किसी हॉस्पिटल में। खाएगी पिएगी नहीं तो क्या होगा ये सब का? बताइए, आप लोग गर्मी को दोष देते हैं। आज कौन गर्मी है? हैं? अपना में कभी दोष दिए हैं? अपने आप को कभी दोष दिए हैं कि कमी हम में है? हम ना सही चीज खाते हैं ना सही से रहते हैं। हाँ, मोमो, पिज्जा, बर्गर, पानी पूरी, अजीब हाल है। चलिए भेज दीजिए उसको इलाज में। अब आप लोग शांति बनाइए। तो समझिएगा, तो ये सब जो एग्जाम्पल दिए हैं, ये सब एग्जाम्पल समाजवाद शब्द को परिभाषित करने के लिए हमने आपको दिया है। मतलब समाजवाद की अगर हम बात करें तो समाजवाद का अर्थ होता है समानता स्थापित करना, समाज में समानता स्थापित करना। समानता स्थापित करना समाजवाद का अर्थ होता है। और समाजवाद शब्द मूल संविधान के प्रस्तावना में नहीं था।
समाजवाद शब्द की अगर हम बात करें तो जो समाजवादी शब्द है, समाजवादी शब्द मूल संविधान के प्रस्तावना में नहीं था। प्रोफेसर केटी शाह ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस शब्द को प्रस्तावना में शामिल करने को लेकर जब कहा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मना कर दिया, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मना करते हुए यह कहा कि यह शब्द राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अंतर्निहित है, यह शब्द राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अंतर्निहित है, इसी वजह से अलग से प्रस्तावना में इसे शामिल करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर इसी वजह से मूल संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को शामिल नहीं किया गया। लेकिन आगे चलकर प्रस्तावना में जो सिर्फ एकमात्र बार संविधान संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ही प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। और समाजवाद एक प्रकार की विचारधारा है, और समाजवाद कई प्रकार के होते हैं। मार्क्सवादी समाजवाद, गांधीवादी समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद। तो भारत में समाजवादी राज्य की स्थापना करने की बात की गई है, लेकिन अगर भारत की हम लोग बात करें तो भारत लोकतांत्रिक समाजवाद है। भारत की अगर हम लोग बात करें तो भारत में समाजवाद का जो वैरायटी मौजूद है वह है आपको लोकतांत्रिक समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद। और देखिए, लोकतांत्रिक समाजवाद को अगर आप देखेंगे तो लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा को एक्सेप्ट करने वाले देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। जैसे कि अगर भारत की हम लोग बात करें तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और आप इकोनॉमिक्स भी पढ़े हैं, सर आपको बताए होंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जिसमें सरकारी कंपनियां और निजी कंपनियां दोनों का एक साथ अस्तित्व हो, दोनों एक साथ अस्तित्व में हो, तो उसे ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और भारत की अगर आप बात करेंगे तो भारत में जो है आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। और भारत में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है, इसको लेकर के भी हम यह बात कह सकते हैं कि भारत में जो है आपको लोकतांत्रिक समाजवाद है, भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है। और अगर आप कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस ने 1955 के अपने अबारी अधिवेशन में, अबारी चेन्नई में पड़ता है, अबारी एक जगह का नाम है, चेन्नई में पड़ता है, और चेन्नई पड़ता है तमिलनाडु में, चेन्नई पड़ता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के चेन्नई के अबारी में 1955 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। और कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस अपने इसी 1955 के अबारी के वार्षिक अधिवेशन में समाजवाद शब्द को स्पष्ट करने का काम किया था। समाजवाद शब्द को जो है स्पष्ट करने का काम किया था कि आखिरकार कांग्रेस के अनुसार समाजवाद का मतलब क्या होता है, कांग्रेस के अनुसार समाजवाद का मतलब क्या होता है। यहां पर बेसिकली जो परीक्षा के लिहाज से आपको याद रखना है वो इस बात को याद रखना है कि समाजवादी शब्द को किस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो जो समाजवाद शब्द है उसे संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है आपको जोड़े गए थे। समाजवाद के बाद आगे है पंथ निरपेक्ष, आगे है आपको पंथ निरपेक्ष। देखिए, पंथ निरपेक्ष शब्द की भी अगर हम लोग बात करें, यह शब्द भी मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं था। पंथ निरपेक्ष शब्द भी मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं था। इसे भी संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया है, और इसे भी 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ही जोड़ा गया है। पंथ निरपेक्ष शब्द को भी 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ही जो है प्रस्तावना में जोड़ा गया है। अब पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र किसे कहा जाता है? देखिए, वैसा राष्ट्र या वैसा देश जिसका अपना कोई धर्म ना हो, जिस राष्ट्र का या जिस देश का अपना कोई धर्म ना हो, बल्कि
उस देश में सभी धर्मों को एक समान अधिकार दिया जाता हो, बल्कि उस देश में सभी धर्मों को एक समान अधिकार दिया जाता हो, तथा वह राष्ट्र किसी विशेष धर्म द्वारा संचालित ना होता हो, उसी राष्ट्र को पंथनिरपेक्ष राष्ट्र कहते हैं। या वैसा राष्ट्र जिसमें धर्म और राज्य दोनों अलग अलग हो, धर्म और राज्य दोनों अलग अलग हो, वह भी जो है आपको पंथनिरपेक्ष राष्ट्र कहलाता है। मतलब सीधे तौर पर आप सोचिए ना इस बात को, मतलब जिस देश में सभी धर्म के लोग रहते हो, जिस देश में सभी धर्म के लोग रहते हो, जिस देश में शासन किसी धर्म विशेष द्वारा ना संचालित किया जाता हो, वही पंथनिरपेक्ष राष्ट्र कहलाता है। जैसे भारत की अगर हम लोग बात करें तो भारत एक पंथनिरपेक्ष राष्ट्र है। और भारत एक पंथनिरपेक्ष राष्ट्र है, यह बात हम लोग इसलिए कह सकते हैं क्योंकि भारत नामक राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत में शासन प्रशासन किसी विशेष धर्म के द्वारा संचालित नहीं किया जाता है। और भारत सभी धर्मों को एक समान दृष्टिकोण से देखता है। भारत सभी धर्मों को एक समान दृष्टिकोण से देखता है। भारत में हिंदू भी रहते हैं, भारत में मुस्लिम भी रहते हैं, भारत में सिख भी रहते हैं, भारत में ईसाई भी रहते हैं। सब कोई भारत में रहता है। और भारत का शासन प्रशासन किसी धर्म विशेष द्वारा नहीं चलाया जाता है, बल्कि भारत के शासन प्रशासन की अगर हम लोग बात करें तो भारत का शासन प्रशासन भारत की आम जनता द्वारा निर्वाचित, आम जनता द्वारा चुनी गई जो सरकार होती है, उस सरकार के द्वारा जो है आपको भारत में शासन प्रशासन चलाया जाता है। जैसे वर्तमान में केंद्र में मोदी जी की सरकार है, तो केंद्र की मोदी सरकार को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सभी समुदाय के लोगों ने चुना है। और फिर केंद्र की मोदी सरकार जो है देश के भीतर शासन प्रशासन चलाने का काम कर रही है। और कल हमने आपको इस बात को स्पष्ट किया था कि संसद, अगर आपको स्मरण हो तो, संसद संविधान के हर प्रावधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के वैसे प्रावधान जो संविधान के मूल ढांचा के अंतर्गत आती है, उसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती। और जो पंथनिरपेक्ष शब्द है, पंथनिरपेक्ष शब्द की अगर हम लोग बात करें तो यह शब्द सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार संविधान के मूल ढांचा में आता है, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। देखिए, एक केस है SR बॉम्बे केस 1994, SR बॉम्बई केस 1994। SR बॉम्बई केस 1994 में ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में यह कहा है कि जो पंथनिरपेक्ष शब्द है यह संविधान के मूल ढांचा में आता है। जो पंथनिरपेक्ष शब्द है यह संविधान के मूल ढांचा में आता है। और यही वजह है कि प्रस्तावना से पंथनिरपेक्ष शब्द को संसद भी नहीं हटा सकता। प्रस्तावना से पंथनिरपेक्ष शब्द को संसद भी नहीं हटा सकता। और जब संसद भी पंथनिरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना से नहीं हटा सकता है, तो भारत कभी भी हिंदू राष्ट्र भी नहीं बन सकता है। भारत कभी भी हिंदू राष्ट्र भी नहीं बन सकता है। और आप इस बात को जानिए, किसी भी राष्ट्र, किसी भी देश का अब आप अध्ययन कीजिए, वही राष्ट्र लगातार विकास करता रहा है जो पंथनिरपेक्ष है। इसका सबसे बेहतर उदाहरण है आपको अमेरिका। वहीं दूसरी ओर वैसे राष्ट्र जो किसी विशेष धर्म द्वारा संचालित होता हो, उसका दुर्गति ही हुआ है। और इसका सबसे बेहतर उदाहरण है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब है। तो भारत पंथनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसी को वही रहने दीजिए।
और इसी में हम सब की भलाई भी है। तो ये चीज है, इसको आप याद रखिएगा। आशा करते हैं पंथ निरपेक्ष शब्द को आप समझे होंगे। इसके बाद आगे है लोकतंत्रात्मक। देखिए, जो लोकतंत्र शब्द है, लोकतंत्र, लोकतंत्र, लोकतंत्र का अंग्रेजी होता है डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की अगर हम लोग बात करें तो इसका अंग्रेजी होता है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। और जो डेमोक्रेसी शब्द है, डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। और ग्रीक भाषा के दो शब्द डेमोस और क्रेसिया, ग्रीक भाषा के दो शब्द डेमोस और क्रेसिया से मिलकर आपको डेमोक्रेसी बना है, जिसमें डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। जिसमें डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। डेमोक्रेसी में डेमोस का अर्थ लोग और क्रेसिया का अर्थ शासन। मतलब इसका जो सम्मिलित रूप से अर्थ होता है डेमोक्रेसी का, इसका सम्मिलित रूप से अर्थ होता है लोगों का शासन, लोगों का शासन, लोगों का शासन। मतलब डेमोक्रेसी या लोकतंत्र वैसी शासन प्रणाली को कहा जाता है, वैसी शासन प्रणाली को कहा जाता है जिस शासन प्रणाली के अंतर्गत अंतिम रूप से शक्ति आम जनता के हाथ में हो, अंतिम रूप से शक्ति आम जनता के हाथ में हो, या जहां जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन हो, वही तो लोकतंत्र कहलाता है। और लोकतंत्र को लेकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का एक स्टेटमेंट है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। और अगर आप भारत की बात करेंगे तो भारत लोकतांत्रिक राष्ट्र है, भारत में लोकतंत्र है, भारत में डेमोक्रेसी है। और भारत में डेमोक्रेसी है, यही वजह है कि चुनाव में आम जनता पार्टिसिपेट करती है और आम जनता जिसे चुनती है वही हमारे ऊपर शासन करने का काम करता है। अब अगर डेमोक्रेसी की बात की जाए तो डेमोक्रेसी दो प्रकार के होते हैं। डेमोक्रेसी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। मतलब हिंदी में प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो डेमोक्रेसी की अगर बात की जाए, लोकतंत्र की अगर बात की जाए तो लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब समझिएगा यहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं। देखिए, वैसी शासन प्रणाली जिसमें शासन प्रशासन में प्रत्यक्ष तौर पर आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित होती हो, वही प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। वैसी शासन प्रणाली जिसमें प्रत्यक्ष तौर पर शासन प्रशासन में आम जनता भागीदार होता हो,
प्रत्यक्ष तौर पर आम जनता भागीदार होता हो, प्रत्यक्ष तौर पर आम जनता भागीदार होता हो, वही प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे बेहतर उदाहरण स्विट्जरलैंड को माना जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अगर हम लोग बात करें तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो सबसे बेहतर उदाहरण माना जाता है वह आपको स्विट्जरलैंड को माना जाता है। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र की कुछ विशेषता है। मूलतः प्रत्यक्ष लोकतंत्र की 3 विशेषता है। मूलतः प्रत्यक्ष लोकतंत्र की 3 विशेषता है। और मूलतः प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जो 3 विशेषता है, एक है आपको वापस बुलाने का अधिकार, राइट टू रिकॉल, वापस बुलाने का अधिकार। वापस बुलाने का अधिकार। देखिए, जैसे अगर आप भारत की बात करेंगे तो भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है। और भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अधिकतर देशों की अगर आप बात करेंगे तो विश्व के अधिकतर देशों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है। विश्व के अधिकतर देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। भारत हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, इन सभी देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, मतलब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में शासन प्रशासन में, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में शासन प्रशासन में जनता की भागीदारी प्रत्यक्ष तौर पर नहीं होती है, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन प्रशासन चलाया जाता है। जैसे भारत की अगर हम लोग बात करें तो भारत में क्या कानून को बनाने में आप पार्टिसिपेट करते हैं? मतलब आम जनता पार्टिसिपेट करती है? नहीं। भारत में कानून को बनाने में आम जनता के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। भारत में कानून का निर्माण भारत की संसद करती है। संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा आते हैं। तो भारत की आम जनता लोकसभा में जिसे चुनकर भेजता है, जिस प्रतिनिधि को चुनकर भेजता है, वह कानून का निर्माण करता है। और वही कानून का निर्माण करता है और वही उसी कानून के तहत हम लोगों के ऊपर शासन प्रशासन भी करने का काम करता है। और एक बार हम लोग जिसे लोकसभा में चुनकर भेज देते हैं, 5 वर्ष तक तो उसको वापस नहीं बुला सकते हैं। मान लिया जाए कि आपका कोई एमपी बन गया, मान लिया जाए कि पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र है, पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के एमपी बने हैं रविशंकर प्रसाद। अब जो रविशंकर प्रसाद हैं 5 वर्ष तक तो एमपी के पद पर रहेंगे, वो काम करे या नहीं करे। रविशंकर प्रसाद काम करे तब पर भी रहेंगे, अगर काम नहीं करे तब पर भी रहेंगे। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में समय से पहले कुछ नहीं होता है, लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अगर हम लोग बात करें तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में शासन करने वाले जो प्रतिनिधि होते हैं, अगर वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं तो उनको वापस बुला लिया जाता है। उनको वापस बुला लिया जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की यह विशेषता है। फिर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की दूसरी विशेषता है जनमत संग्रह। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की दूसरी विशेषता है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह को ही परिपरीक्षा भी कहते हैं, परिपरीक्षा भी कहते हैं या रिफरेंडम भी कहते हैं। जनमत संग्रह कहिए या परिपरीक्षा कहिए या रिफरेंडम कहिए, बात बराबर है। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो निर्णय लिए जाते हैं वह जनमत संग्रह के आधार पर लिए जाते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो निर्णय लिए जाते हैं वह जनमत संग्रह के आधार पर लिए जाते हैं।
और प्रत्यक्ष लोकतंत्र कम आबादी वाले देशों में संभव है। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले आबादी वाले देशों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव ही नहीं है। भारत में अगर जनमत संग्रह करवाइएगा, कहीं है जगह जहां पर भारत की 140 करोड़ जनता खड़ी हो सके? है? पटना की जितनी आबादी है, गांधी मैदान में मुश्किल से लाख लोग, उससे ज्यादा लोग थोड़े खड़ा हो पाएगा। लाख लोग बहुत होता है महाराज, समझे? लाख लोग गांधी मैदान में इकट्ठा हो जाए तो गांधी मैदान लगभग भर जाता है। वो नेता सब रैली में इसे ये कहता है 10 लाख था, 5 लाख था, समझे? वास्तविक में 1 लाख में हमको लगता है गांधी मैदान बढ़ जाएगा, 1 लाख आदमी में गांधी मैदान बढ़ जाएगा। तो एकदम कितना मेहनत करती है बेचारी, एकदम देह उतान रही। ऐसे का है, आदमी जैसे कीजिए ना महाराज, आदमी है कि ना, आदमी है ना, तो ऐसे हल्ला काहे करते हैं? जनमत संग्रह, जनमत संग्रह समझते हैं वो? जनमत संग्रह प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषता है। फिर तीसरा प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषता है आपको पहल। पहल पहल मतलब नए नए चीजों को शामिल करना, नया नया इनोवेशन को शामिल करना। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में आप नए नए चीजों को ऐसे शामिल नहीं कर सकते हैं, कानूनी प्रक्रिया के तहत जो है आपको गुजरना होगा। लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो है नए नए चीजों को आप शामिल कर सकते हैं। यह सब प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषता है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूलतः 3 विशेषता है: वापस बुलाने का अधिकार, दूसरा जनमत संग्रह और तीसरा पहल। इसको आप याद रखिएगा। और ये आपके बिहार एसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2446 पोस्ट के लिए बिहार एसआई का जो परीक्षा हुआ था, उस परीक्षा का यह पूछा हुआ क्वेश्चन है: निम्न में से कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? गौर फरमाइएगा आप इस बात पे। निम्न में से कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? नहीं है। ये 3 ऑप्शन में था। और चौथा था जेरी मेंडरिंग, चौथा था जेरी मेंडरिंग, चौथा था जेरी मेंडरिंग। तो ये तीनों तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषता है। जेरी मेंडरिंग प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। उस प्रश्न का उत्तर जेरी मेंडरिंग ही हो जाता, उस प्रश्न का उत्तर जेरी मेंडरिंग ही हो जाता। तो एक बार इस प्रश्न को बिहार एसआई में पूछ दिया है, दोबारा भी पूछने की संभावना है और पूछा जा सकता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बिहार एसआई भी रिपीट करता है, कुछ क्वेश्चन बिहार एसआई रिपीट करता है। तो इस बात को आप स्पष्टता पूर्वक याद रखेंगे। इसके बाद अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र तो ऐसे हम बताए हैं, लेकिन फिर भी दोबारा हम आपको बता रहे हैं। वैसी शासन प्रणाली जिसमें शासन प्रशासन में, कानून के निर्माण में आम जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं होती हो, बल्कि शासन प्रशासन में या कानून के निर्माण में आम जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों की भागीदारी होती हो, वही अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, अमेरिका में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारत जैसे देशों में कानून के निर्माण में आम जनता या शासन प्रशासन में आम जनता पार्टिसिपेट नहीं करता है, बल्कि हम आम जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, वह शासन प्रशासन और कानून का निर्माण करता है, और उसी कानून के तहत आम जनता के ऊपर शासन प्रशासन चलाया जाता है। तो ये लोकतंत्र के विषय में हुआ, ये हुआ आपको लोकतंत्र के विषय में। अब देखिएगा, इसके बाद अगला शब्द है गणराज्य। अगला शब्द है गणराज्य। गण, गण का मतलब होता है लोग, राज्य, राज्य का मतलब राज्य, राज्य का मतलब भारत,
तो देखिए, गणराज्य से आशय यह है कि वैसा देश या वैसे राष्ट्र को गणराज्य माना जाता है जिस देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद को पाने का अधिकार किसी आम लोग को भी होता है। भारत एक गणराज्य है, दो कारण से हम कह सकते हैं भारत एक गणराज्य है। यह बात हम दो कारण से कह सकते हैं। भारत एक गणराज्य है इसलिए कह सकते हैं क्योंकि भारत में जो सबसे बड़ा संवैधानिक पद है राष्ट्रपति का पद है, और उस राष्ट्रपति के पद को भारत की कोई भी आम जनता पा सकता है। भारत की कोई भी आम जनता पा सकता है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए जो क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया को अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं और आप भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। देखिए ना, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जनजाति समुदाय से आती है, एकदम साधारण परिवार से आती है, एक आम महिला थी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, लेकिन भारत के राष्ट्रपति जैसे पद पर आसीन हो पाई है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, क्योंकि भारत एक गणराज्य है, क्योंकि भारत में किसी भी संवैधानिक सर्वोच्च पद को प्राप्त भारत के नागरिक ही कर सकते हैं। एक तो यह कारण है कि भारत को गणराज्य कहा जाता है, और दूसरा यह है कि गणराज्य वैसे राष्ट्र या वैसे देश को गणराज्य माना जाता है जहां के राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता हो। मतलब जहां के राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता हो, जहां के राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता हो। भारत एक गणराज्य है क्योंकि भारत के राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति का पद वंशानुगत नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। चुनाव में जो जीतता है वही राष्ट्रपति बनता है। ऐसा बात नहीं है कि प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बन गए तो उन्हीं के वंश के लोग जो है आगे राष्ट्रपति बनते जाएंगे, नहीं। तो भारत एक गणराज्य है इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि भारत के राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति जो होते हैं वह आपको निर्वाचित होते हैं, राष्ट्राध्यक्ष का पद वंशानुगत नहीं होता है। यह भी एक कारण है जिस आधार पर हम यह बात कह सकते हैं कि भारत आपको एक गणराज्य है। देखिए, मूल तौर पर ये जो 5 शब्द है, संप्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, मूल तौर पर ये 5 शब्दों के अर्थों को आप याद रखिएगा। मूल तौर पर ये 5 शब्दों के अर्थों को आप याद रखिएगा। समझ गए? फिर आगे और भी कई सारे शब्द हैं, उसको भी हम लोग समझते हैं, लेकिन मूल तौर पर परीक्षा के लिहाज से यही 5 शब्द का अर्थ महत्वपूर्ण है। संप्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। समझे गुरुजी लोग? समझे? तो ठीक है, थोड़ा लिखिए। तो इसी चैप्टर में लिखना है। नोट में अगर जगह हो तो नोट में ही, या कॉपी में जगह हो तो कॉपी में। लिखिएगा। लिखिएगा, डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति, डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति
डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्द, डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्द, डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्द डेमोस और क्रेसिया, बोर्ड पे लिखा हुआ है, डेमोस और क्रेसिया से 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 हुआ है, जिसमें डेमोस का अर्थ लोग, जिसमें डेमोस का अर्थ लोग, जिसमें डेमोस का अर्थ लोग और क्रेसिया का अर्थ शासन, और क्रेसिया का अर्थ शासन, जिसमें डेमोस का अर्थ लोग और क्रेसिया का अर्थ शासन होता है, अर्थात डेमोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ, अर्थात डेमोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ, अर्थात डेमोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ लोगों का शासन होता है, अर्थात डेमोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ लोगों का शासन होता है। अब नीचे से, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की तीन प्रमुख विशेषता निम्न है, नीचे से, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की तीन प्रमुख विशेषता निम्न है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की तीन प्रमुख विशेषता निम्न है। पीछे में जो दीदी जी लोग हैं लिखिए, लिखा रहे हैं तो बतियाइए नहीं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की तीन प्रमुख विशेषता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की तीन प्रमुख विशेषता है। एक नंबर में वापस बुलाने का अधिकार, वापस बुलाने का अधिकार, अंग्रेजी में, उसी के कॉस्ट में अंग्रेजी में राइट टू रिकॉल, राइट टू रिकॉल, वापस बुलाने का अधिकार, उसी के कॉस्ट में इसका अंग्रेजी होता है राइट टू रिकॉल, राइट टू रिकॉल। दो नंबर में जनमत संग्रह या परिप्रेक्षा, इसी का अंग्रेजी होता है रिफरेंडम, रिफरेंडम, जनमत संग्रह या परिप्रेक्षा, अंग्रेजी होता है रिफरेंडम। तीन नंबर में पहल, इसका अंग्रेजी होता है इनिशिएटिव, अंग्रेजी भी लिख लीजिएगा क्योंकि अंग्रेजी भी कभी काल ऑप्शन में दे देता है। लिख लिए। एक और पॉइंट लिखिएगा, भारत में, लड़की कॉपी नहीं बनाई है, ऐसे लिखती है, कितना सुंदर नोट है, इसको खराब कर रही है। आपके मुंह में मान लिया जाए लिपस्टिक होंठ के जगह गाल पे लगा दिया जाए, कैसन लगेगा बताइए? सुंदर नोट को खराब कर रहे हैं आप लोग। अपनी सुंदरता पे पूरा ध्यान देना है, लेकिन किताब की सुंदरता पे, नोट की सुंदरता पर एकदम ध्यान नहीं देना है, समझे? चलिए आगे लिखिए। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है,
सबका वही हाल है, मैक्सिमम लोगों का वही हाल है। सिर्फ अपना सजेगी समरेगी 3 घंटा में। चलिए आगे आइए। चलिए आइए, न्याय। आइए बोर्ड पे न्याय। अब हम लोग न्याय शब्द को समझते हैं। न्याय है, बोर्ड पे आइए, लिख लिए हैं, इधर उधर करना बंद कीजिए, बोर्ड पे आइए पहले। न्याय, सबसे पहले एक एग्जाम्पल देते हैं, सबसे पहले एक एग्जाम्पल देते हैं और फिर आप आसानी से न्याय शब्द को समझ जाइएगा। मान लिया जाए कि कोई आपका सर फोड़ दिया, मान लिया जाए कोई आपका सर फोड़ दिया और स्थिति ऐसा हो गया कि आप कोमा में चले गए और जो सर फोड़ने वाला है वो खुला सांड की तरह घूम रहा है। लेकिन अगर मान लिया जाए आपका जिसने सर फोड़ा, आप अगर कोमा में चले गए तो उस एवज में सर फोड़ने वाले को न्यायालय ने जेल में बंद कर दिया। तो अगर आपका सर फोड़ने वाला खुला सांड की तरह घूम रहा है, मतलब आपको न्याय नहीं मिला। लेकिन अगर आपका सर फोड़ने वाला, उसको लेकर कानून में जो प्रावधान है उसके तहत उसे सजा मिल गई, मतलब आपको न्याय मिल गया, आपको न्याय मिल गया। अब देखिए, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय। देखिए हमारे समाज में लिंग के आधार पर, मतलब मेल फीमेल के आधार पर, मतलब लड़का लड़की के आधार पर भेदभाव होता है। हमारे समाज में धर्म के आधार पर भेदभाव होता है। हमारे समाज में जाति के आधार पर भेदभाव होता है। तो हमारे समाज में अगर लिंग, धर्म, जाति, इन आधारों पर किसी के साथ भेदभाव किया जा रहा है, मतलब उसके साथ सामाजिक न्याय नहीं हो रहा है। इसका एक बेहतर एग्जाम्पल मान लिया जाए, आप सामान्य तौर पर अभी भी ग्रामीण इलाकों में देखेंगे, गांव में देखेंगे आप कि अगर परिवार में एक बेटा है और एक बेटी है और अगर पढ़ाने की बात हो तो परिवार के जो मुख्य सदस्य होंगे, जो परिवार के कर्ता धर्ता होंगे, जो परिवार में निर्णय लेते होंगे, वो उनका झुकाव बेटा की ओर ज्यादा होगा। वो ये चाहेगा कि बेटा को पढ़ा दे, बेटी को छोड़ दे। हल्ला मत कीजिए, अरे एग्जाम्पल समझा रहे हैं, सुनिए तो समझिए, तो पूरा बात बोलने देते हैं नहीं, समझ गए? पूरा बात बोलने दीजिए, जब पूरा बोल देंगे उसके बाद रिएक्ट कीजिएगा। एकदम मुंह और पहले ये बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आप लोग के पिता आपको पढ़ने के लिए भेजे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कितना सदुपयोग करते हैं वो भी ना देखा जाता है, समझ गए? चलिए, तो एक एग्जाम्पल के तौर पर हम चीजों को समझा रहे हैं, समझिए।
ठीक है, आपके पिताजी ठीक है, आपको सपोर्ट किया, अच्छी बात है, लेकिन क्या बिहार की हर लड़की को उसका गार्जियन पढ़ने में सपोर्ट करता है? नहीं करता है। वही बात तो हम बताना चाह रहे हैं, वही बात तो हम बताना चाह रहे हैं। और एग्जाम्पल समझ जाइएगा तो अपने आप सामाजिक न्याय समझ जाइएगा। समझे? तो अगर बात पढ़ाने की हो तो पहला तरजीह लड़का को दिया जाएगा, लड़का को दिया जाएगा। भले लड़का पढ़ने में एकदम बरदराज टाइप हो और लड़की पढ़ने में बहुत तेज हो, लेकिन फिर भी लड़का को ज्यादा तरजीह दिया जाता है। और अगर ऐसा परिवार में हो रहा है तो आप मान करके चलिए आपके साथ न्याय नहीं हो रहा है। और यह काम कौन कर रहा है? यह काम आपके पिताजी कर रहे हैं। आपके पिताजी किसके दबाव में कर रहे हैं? समाज के दबाव में कर रहे हैं। यह काम आपके पिताजी कर रहे हैं, लेकिन पिताजी अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, बल्कि समाज के दबाव में कर रहे हैं, समाज के दबाव में कर रहे हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप मान करके चलिए आपके साथ सामाजिक न्याय नहीं हो रहा है। कुछ समझे हैं? इसके बाद दूसरा है आपको आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय, देखिए आर्थिक न्याय की अगर हम लोग बात करें तो आर्थिक न्याय का कदापि यह मतलब नहीं होता है बड़े संपत्ति वाले लोगों से उनका संपत्ति लेकर गरीब लोगों में बांट दिया जाए। आर्थिक न्याय का कदापि यह मतलब नहीं होता है, बल्कि अगर बात आर्थिक न्याय की करें तो आर्थिक न्याय का मतलब होता है देश के सभी नागरिकों को मूलभूत आवश्यकता उपलब्ध करवाना। और आम नागरिकों की मूलभूत आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और, आप देखते होंगे, हल्ला मत कीजिए, आप देखते होंगे कि सरकार के द्वारा बेघरों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान उपलब्ध करवाया जा रहा है। सरकार के द्वारा गरीब लोगों को खाने के लिए अनाज दिया जा रहा है प्रति माह 5 किलो के हिसाब से। तो यही तो है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब सरकार के द्वारा भारत की सभी आम जनता को मूलभूत जरूरत की वस्तुओं को उपलब्ध करवाना। फिर आपको राजनीतिक न्याय है। राजनीतिक न्याय का मतलब होता है सभी लोगों को किसी भी राजनीतिक पद को प्राप्त करने के लिए एक समान अवसर प्रदान करना, एक समान अवसर प्रदान करना, बराबर का अधिकार होना। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री बनने का अधिकार है क्योंकि उनका संबंध गांधी परिवार से है, नहीं, बल्कि एक चाय बेचने वाला के बेटा को भी प्रधानमंत्री बनने का अधिकार है। और राजनीतिक न्याय के कारण ही एक चाय बेचने वाला का बेटा भी प्रधानमंत्री बना है, भारत के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए हैं। मोदी जी चाय नहीं बेचे, मोदी जी के पिताजी चाय बेचे। मोदी जी के पिताजी चाय बेचे हैं, यह सत्य है। मोदी जी चाय नहीं बेचे हैं, यह भी सत्य है। समझे? तो यही है न्याय। न्याय के कॉन्सेप्ट को आप समझे हैं? मतलब जैसे न्याय, एक एग्जांपल, क्लास के एग्जांपल के तौर पर समझाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम स्टेज पर हैं, सामने में लड़की है, लड़की से क्वेश्चन पूछ करके छोड़ देते हैं कभी काल,
कभी काल, ऐसे तो सामान्य तौर पर लड़का लड़की दोनों से पूछते हैं, लेकिन कभी काल अगर सिर्फ लड़की से ही प्रश्न पूछ करके छोड़ दिए, लड़का से प्रश्न नहीं पूछे, तो मतलब लड़का के साथ न्याय नहीं हुआ। या फिर अगर प्रश्न पूछे, लड़का लड़की दोनों से प्रश्न पूछे, लड़का को कूट दिए और लड़की को नहीं कूटे, तो वो भी अन्याय होगा, न्याय नहीं होगा। समझे बात को? तो न्याय को तो आप समझ ही गए होंगे। है हल्ला नहीं, बहुत हल्ला करते हैं। कुटाई शुरू कर देंगे हम 2 मिनट में। दूसरा है स्वतंत्रता। अब आइए स्वतंत्रता, दूसरा है स्वतंत्रता। देखिए, स्वतंत्रता का मतलब होता है बिना रोक टोक के काम करना। बिना रोक टोक के काम करना स्वतंत्रता का मतलब होता है। प्रस्तावना हमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता देता: विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना। मतलब हम अपनी विचार को बिना रोक टोक के रख सकते हैं, हम अपने धर्म को बिना रोक टोक के मान सकते हैं, हम अपने धर्म के अनुरूप बिना किसी रोक टोक के उपासना कर सकते हैं, मतलब पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो स्वतंत्रता का मतलब होता है बिना रोक टोक के काम करना। बिना रोक टोक के काम करना स्वतंत्रता का मतलब होता है। समता, समता की अगर हम लोग बात करें तो समता का अर्थ होता है सभी को एक समान अवसर प्राप्त करवाना, सभी को एक समान अवसर प्राप्त करवाना। भारत के सभी नागरिकों को सभी प्रावधानों को लेकर एक समान अवसर है। एक समान अवसर आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना देता है, और प्रस्तावना में 2 प्रकार के समता या समानता की बात की गई है: प्रतिष्ठा और अवसर। इसके बाद आगे है व्यक्ति की गरिमा। देखिए, आप स्वतंत्रता, समता, व्यक्ति की गरिमा, इन चीजों को जानते हैं। जब आप मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, और मौलिक अधिकार में विशेष तौर पर जब आप अनुच्छेद 14 से 18 और 19 से 22 पढ़ेंगे, तो वहां पर स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा की बात की गई है। वहां पर व्यक्ति की गरिमा की बात की गई है। ठीक है, भारत का संविधान हमें अधिकार देता है, लेकिन उसमें गरिमा भी, व्यक्ति की गरिमा भी। व्यक्ति की गरिमा मतलब मान सम्मान के साथ, मान सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार ही व्यक्ति की गरिमा कहलाता है। इसके बाद आगे है राष्ट्र की एकता और अखंडता। एक बात आप जानिए, जैसे अगर परिवार के स्तर पर चीजों को समझिएगा, अगर परिवार में एकता ना हो, परिवार के एक सदस्य उत्तर जा रहे हैं तो दूसरा दक्षिण, एक पूरब तो दूसरा पश्चिम, अगर ऐसा होता है तो इसी को एकता की कमी कहा जाता है। इसी को एकता की कमी कहा जाता है। और बिना एकता के या एकता के अभाव में कभी भी कोई भी परिवार समृद्ध नहीं हो सकता है, किसी भी परिवार में शांति नहीं आ सकती है। उसी प्रकार से अगर हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, अगर हमें अपने देश का विकास करना है, तो पहला शर्त यही है कि हम सभी भारतवासी को एक होना होगा। हम सभी भारतवासी को एक होना होगा, और एकता में बल होता है, और एकता के आधार पर ही देश का विकास संभव है, अदरवाइज देश का विकास संभव नहीं है। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखना हम भारतवासियों का कर्तव्य है।
और अगर हम भारतवासी देश की एकता और अखंडता को बनाए रखते हैं, मतलब हम सब एक होकर के मिलजुल कर रहते हैं, तभी जाकर हमारे देश का विकास वास्तविक तौर पर संभव है, अदरवाइज नहीं है। यह हो गया। तो ये सब शब्दों का अर्थ आप नहीं भी याद रखेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हां, ऊपर के जो 5 शब्द है उसके अर्थ को एकदम याद रखना है। अब देखिए, प्रस्तावना की अगर हम लोग बात करें तो प्रस्तावना को लेकर कभी कभार असमंजस की स्थिति बनी रही है, और प्रस्तावना को लेकर कभी कभार असमंजस की यह स्थिति बनी रही है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या संविधान का भाग नहीं है। तो कभी कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, कभी कहा गया है संविधान का भाग नहीं है। तो देखिए, विशेष तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग जजमेंट में प्रस्तावना को लेकर के अलग अलग प्रकार की बातें कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कभी प्रस्तावना को संविधान का अंग माना है, सुप्रीम कोर्ट ने कभी प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है। तो आप समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है 1960 में प्रस्तावना को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है 1967 में, और सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है 1973 में, और सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है 1994 में, और एक जजमेंट आया है 1995 में। प्रस्तावना से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के अनेकों जजमेंट है, उसमें एक 1960 में आया है, और यह जजमेंट आया है बेरुवारी केस में। 1967 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद केस में आया है। गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद केस में आया है, मतलब गोलखनाथ केस में आया है। और फिर 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद केस में आया है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद केस में आया है। फिर 1994 में एस.आर. बोमई केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट प्रस्तावना को लेकर आया है। और फिर एल.आई.सी. ऑफ इंडिया केस में 1995 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट प्रस्तावना को लेकर आया है। तो किस जजमेंट में प्रस्तावना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, गौर फरमाइएगा यहां पर। देखिए, जो बेरुवारी केस है, जिसका जजमेंट 1960 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है, इस जजमेंट में कई सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है, लेकिन इस जजमेंट में प्रस्तावना को लेकर जो है, प्रस्तावना को लेकर यह है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। बेरुवारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा 1960 में कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, और प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसलिए संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसलिए संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। यह बात प्रस्तावना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेरुवारी केस में कहा। आगे चलकर गोलखनाथ केस में प्रस्तावना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना शाश्वत है, प्रस्तावना शाश्वत है, यह आत्मा है, और यह अपरिवर्तनीय है। यह अपरिवर्तनीय है, अपरिवर्तनीय है। शाश्वत है मतलब प्रस्तावना हमेशा अस्तित्व में रहेगा। इसके बाद आत्मा है, और अपरिवर्तनीय है मतलब प्रस्तावना में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। लेकिन आगे चलकर केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को लेकर यह कहा
कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, संविधान का अंग है और प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसीलिए संसद इसमें संशोधन कर सकता है, इसलिए संसद इसमें संशोधन कर सकता है। और जब केशवानंद भारती केस में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसलिए संसद इसमें संशोधन कर सकता है, इसी के बाद प्रस्तावना में संशोधन हुए 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत और 3 नए शब्द समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। इसके बाद आपको फिर एसआर बोमई केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना के एक शब्द पंथ निरपेक्ष को लेकर यह कहा कि जो पंथ निरपेक्ष शब्द है यह संविधान की मूल ढांचा में आता है और इसी वजह से अब पंथ निरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना से हटाया नहीं जा सकता है। इसके बाद एलआईसी ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को लेकर यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है, प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है, मतलब प्रस्तावना संविधान का भाग है। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में यह माना जाता है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में यह माना जाता है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और प्रस्तावना संविधान का अंग है, यही वजह है कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकता है। लेकिन इस बात को हमेशा आप ध्यान में रखेंगे, वैसे कोई भी प्रावधान जो संविधान के मूल ढांचा में आता है उसमें संसद भी संशोधन नहीं कर सकता है। जैसे प्रस्तावना का एक शब्द है पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान के मूल ढांचा में आता है, इसी वजह से पंथ निरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना से हटाया नहीं जा सकता है। इस प्रकार अगर हम लोग देखें प्रस्तावना खत्म, खत्म खत्म, END इंड। समझ गए बात को? समझे? समझ गए? चलिए देखिए, चौथा चैप्टर खत्म। अब 5वां चैप्टर है भारतीय संविधान के विभिन्न पहलू, यही ना है? उसमें तो पूरा अनुच्छेद है ना, उसमें पूरा अनुच्छेद दे दिए हैं। 5वां चैप्टर को कैसे पढ़ाएंगे? 5वां चैप्टर पढ़ाने में तो पूरा पॉलिटिए खत्म हो सकता है। तो इसमें जो है बता देंगे थोड़ा बहुत, हाँ पढ़ाएंगे, पढ़ाने लायक है, पढ़ाना पड़ेगा। सिर्फ अनुच्छेद नहीं बताएंगे, बाद बाकी चीज बता देंगे। फिर छठा चैप्टर पे आएंगे, संघ और राज्य क्षेत्र ना। चलिए अगला होमवर्क आपका है बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 के बचे हुए ऑब्जेक्टिव को पूरा कर लेना है। ये आपका अगला होमवर्क है, समझे? और प्रस्तावना का रिवीजन कर लेना है, और प्रस्तावना का रिवीजन कर लेना है, पूरा सब्जेक्टिव होमवर्क प्रस्तावना का आगे देंगे। और कल हम आपको होमवर्क दिए हुए थे, कुछ प्रस्तावना याद करके आना है। करके आए हैं याद? कौन कौन याद करके आए हैं? लड़की में कौन प्रस्तावना सुनाएगी? लड़की में कौन कौन पूरा प्रस्तावना सुना सकती है? कौन कौन सुना सकती है? हाथ खड़ा कीजिए तो। है, हल्ला मत कीजिए। सुनाइए प्रस्तावना। यहां पे नहीं ना है? हाँ जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ 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 हाँ
हाँ, नहीं सुना पाई। लड़का में कौन सुनाइएगा? अच्छा ठीक है, याद है, बैठ जाइए। ठीक है, होमवर्क जो है कल सुनेंगे, और कल का भी होमवर्क और आज का भी होमवर्क। क्या होमवर्क दिए पता है? जा कहां रहे हैं? याद करवाए हैं अभी तो अकबका कह रहे हैं, याद नहीं कीजिएगा, घरे से याद करके आइएगा। तो अभी तो हम छुट्टी दिए नहीं, आप लोग जाने काहे लगे? है बैठिए, है दीजिए, नोट दीजिए, लड़के नोट दीजिए, है बैठिए। चलिए बताइए गुरुजी लोग, समाजवाद शब्द किस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में जोड़ा गया? भारतीय समाजवाद कैसा समाजवाद है? लोकतांत्रिक समाजवाद। भारतीय समाजवाद कैसा समाजवाद है? वैसा राष्ट्र या वैसा राज्य या वैसा देश जिसका अपना कोई धर्म ना हो, कैसा राष्ट्र कहलाता? पंथ। भारत में कैसा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष। भारत में कैसा लोकतंत्र है? स्विट्जरलैंड में कैसा लोकतंत्र है? वापस बुलाने का अधिकार, पहल, जनमत संग्रह। किस लोकतंत्र की विशेषता? आए प्रत्यक्ष ना, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की 3 प्रमुख विशेषता कौन कौन है? पहला, दूसरा, तीसरा। क्लियर है? वैसा देश या वैसा राष्ट्र जहां के राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है क्या कहलाता? क्या कहलाता है? प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय शब्द कौन क्रांति से प्रभावित है? रूसी स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व शब्द कौन क्रांति से प्रभावित? आए आगे बताइएगा, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसलिए संसद उसमें संशोधन नहीं कर सकती है? बेरुवाड़ी। किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा प्रस्तावना शाश्वत है, आत्मा है और अपरिवर्तनीय है? किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसलिए संसद इसमें संशोधन कर सकती है? आए किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान के मूल ढांचा में आता? किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है? किसमें कहा? क्लियर है? घर पे पूरा प्रस्तावना याद कर लीजिएगा, आइएगा अगले क्लास में हम पूछेंगे आपसे। समझ गए? हमको निकलने दीजिए, तब कोई निकलिएगा। धन्यवाद सभी लोगों का।